नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमसीक्यू के अगले लेक्चर में। आज हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग का एक और सेट देखेंगे और जो मैंने पहले 40 क्वेश्चन का एक सेट कराया है, देखिए ये केवल मैं बार बार कहता हूं कि ये केवल आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मत देखिए। जो लोग कर रहे हैं केवल वही समझ पाएंगे कि इसमें लगभग चीज़ें मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, थ्योरी वाली भी चीज़ें। अगर आप एक भी सेट, 2 सेट, 3 सेट बस केवल कर जाते हैं ना, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तब भी, नहीं होगा तो भी, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं सब जो है वो रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग इसके साथ आज वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन 1 बाई 1 देखते हैं आज के सीरीज में। कह रहा है कि द कवर्ड एरिया ऑफ ए प्रपोज बिल्डिंग इज़ 150 स्क्वायर मीटर। मतलब कोई बिल्डिंग है इस टाइप से, उसका जो टोटल एरिया है, मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है ऐसे, तो इसका पूरा एरिया जो है बोला गया है कि 150 स्क्वायर मीटर आपका है। इट इज करा कि इट इंक्लूड्स अ रियर कोर्ट यार्ड ऑफ 5 मीटर इंटू 4 मीटर। मतलब पीछे ये रिवर साइड में इसके पीछे एक कोर्ट यार्ड ऐसे बना है जिसका जो एरिया है वो 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 4, यानी ये कितना है आपका टोटल 20 स्क्वायर मीटर का एरिया ये है। और टोटल ये बिल्डिंग जो पूरा एरिया जो था, मतलब प्रपोज्ड हुआ था कितने में बनने के लिए, वो 150 में बनने के लिए हुआ था। ठीक है ना। कोर्टयार्ड इफ द प्लिंथ प्रिवेलिंग इफ द प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया रेट फॉर सिमिलर बिल्डिंग, मतलब इस पर जो बिल्डिंग बनाई जानी है वैसे ही एक सिमिलर बिल्डिंग पर जो प्लिंथ एरिया रेट है, मतलब जो आज देखिए काम जो होते हैं ना, वो अभी भी जाएंगे ठेकेदार में तो वो देखते हैं कि आजकल घर मकान का पर स्क्वायर फीट बनवाने का रेट कितना है, मतलब 1 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन का। तो इसी तरह के स्क्वायर मीटर में कंस्ट्रक्शन का रेट आपको पता हो तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कोर्टयार्ड में नहीं होता है, जो बचा हुआ एरिया रहता है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है। इस पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन होगा तो टोटल कितने एरिया में हो रहा है, तो 150 और माइनस कर देंगे ऊपर वाला 20, यानी कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो 130 स्क्वायर मीटर के एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। और 1 स्क्वायर मीटर के कंस्ट्रक्शन का यानी वो 1200 रुपये, बिल्डिंग इज, यहाँ गलत लिखा है स्क्वायर मीटर नहीं होगा, 1250 रुपये पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इट इज कॉस्ट इन रूपी, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा अगर 1250 रुपये आ रहा है तो टोटल बनवाने में खर्चा कितना आएगा, तो 130 स्क्वायर मीटर पर कंस्ट्रक्शन आ रहा है, 1250 से गुणा कर दीजिएगा। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो गुणा करने में आसानी होगी, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे सब लोग इसमें। तो इसको कैलकुलेटर में भी कर सकिए या अपने से कर दीजिए आप। देखिए आंसर कितना आ रहा है, सब लोग करके देख लें कितना आ रहा है। मेरे पास है कैलकुलेटर, नहीं भी रहेगा कैलकुलेटर तो नहीं कर लेंगे 1250 और 130 का, तो आप लोग कर लेंगे, इसलिए बिंदास होकर करिए। आ रहा है 1,62,500, यानी आपका ये सी वाला ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए भले ही यहाँ पे मैंने लगाया है लेकिन मैं चेक करता चला हूँ। ये सेम पीडीएफ आपको अगर लेनी हो तो आप प्ले स्टोर पर, ये देखिए लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, लेकिन आप प्ले स्टोर पर जा कर के डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर गूगल पर जाइए और वहाँ पे सर्च करिए क्या, सिविल टेक सॉल्यूशन, और हमको आपको ये लोगो जो है हम लोगों का वो दिख जाएगा, ये लोगो दिख जाएगा। और लोगो कौन सा दिखेगा, यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है वो आप लोगों को दिख जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब इसके बाद करना क्या है आपको, अक्सर लोगो जो लगा रहता है हम लोग देखेंगे चैनल का, वही लोगो दिख जाएगा। डाउनलोड करिएगा, फिर डाउनलोड करने के बाद आईडी बनाइएगा। आईडी बनाते समय एक ऑप्शन आता है लॉगिन एज पेरेंट, उसको ऑन नहीं करना है, और आएगा लॉगिन करते समय लॉगिन एज पेरेंट, उसको ऑन नहीं करना है क्योंकि वो पेरेंट मोड में खुल जाएगा, फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा पूरा ऐप। ठीक है ना। करने के बाद आपको साइड में जाना है, ऊपर ऐप मोबाइल फ़ोन में ही ऊपर साइड में ऐसे 3 डॉट बने रहेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में सेमेस्टर एमसीक्यू में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एमसीक्यू के पेपर को। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सब लोग देखें आप। कह रहा कि व्हाट एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स। मतलब कह रहा कि जो ये कोई बिल्डिंग ऐसे होती है, सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है, ध्यान समझिएगा, ये बिल्डिंग है तो ये इसके वॉल अगर बीच बीच में अगर ऐसे हैं, मान लीजिए इसका वॉल ऐसे बीच में है, ये सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेट मी चेक, एक सेकेंड, यहीं से मैं इसको, मान लीजिए इसका एक वॉल ऐसे बीच में है, एक वॉल यहाँ पे ऐसे है बीच में, सपोज करिए ऐसे एक वॉल यहाँ ये बीच में हो गया एक वॉल, और एक वॉल ये हो गया। तो बोल रहा है कि व्हाट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का वो एरिया क्या होता है
इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन वॉल्स। वॉल के बीच में जो ये टोटल एरिया है उसको क्या कहते हैं भैया? वो है होता है फ्लोर एरिया। और ये पूरा एरिया दीवार वगैरह सब ले करके, बस अगर कोई आंगन है तो वो छूट जाएगा, आंगन है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको कहते हैं प्लिंथ एरिया। देखिए एरिया के रिलेटेड पूरी बात हम पहले तो इसका आंसर तो फ्लोर एरिया हो गया, लेकिन एरिया से जुड़ी हुई सारी बात आज हम लोग कर लेते हैं। क्या क्या ध्यान समझिएगा, जिन्होंने पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, ध्यान समझिएगा। अगर आपने कोई प्लाट खरीदा ऐसे, बिल्डिंग का कोई प्लाट आप खरीदें ऐसे, ध्यान समझिएगा, बिल्डिंग का कोई प्लाट आपने खरीदा, उस बिल्डिंग में आपका ये पूरा एरिया जो कहा जाता है वो प्लॉट एरिया कहा जाता है, ठीक है। ये प्लॉट का एरिया है। प्लॉट में कुछ एरिया आपने छोड़ करके आपने कहा कि यार किनारे किनारे हम छोड़ देते हैं, हम इतने ही एरिया पर बिल्डिंग वगैरह का जो भी काम होगा, इसके अगल बगल पेड़ पालो लगवाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इतने एरिया पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये एरिया जो सबसे बाहर वाला एरिया है, सब लोग ध्यान समझिए, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। इस एरिया को कहते हैं हम लोग क्या? प्लॉट एरिया। इस एरिया को क्या कहते हैं? प्लॉट एरिया। इसको क्या कहते हैं? इस वाले को, इसको कहते हैं हम लोग बिल्टअप एरिया। इसको क्या कहते हैं? बिल्टअप एरिया। और बिल्टअप एरिया के अंदर ध्यान समझिएगा, बिल्टअप एरिया के अंदर हो सकता है आप थोड़ा सा आंगन छोड़ करके, मतलब आंगन जो होता है नीचे रहता है, बाकी को ऐसे कंस्ट्रक्शन कराएं इस पर, ठीक है ना, आंगन छोड़ करके। तो इसको कहते हैं हम लोग प्लिंथ एरिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर मान लीजिए इतने पर कंस्ट्रक्शन हुआ, प्लिंथ एरिया के अंदर कुछ दीवारें होंगी ऐसे, उसके बाद कुछ सीढ़ी वगैरह के लिए बना होगा, कुछ बाथरूम बने होंगे। प्लिंथ एरिया तो आंगन को छोड़ के सारा है, ये यहाँ से ये पूरा प्लिंथ एरिया है, ये पूरा प्लिंथ एरिया। बिल्टअप एरिया ये पूरा था, आंगन को हटाएं, प्लिंथ एरिया बचा। अब प्लिंथ एरिया के अंदर दीवार वगैरह को हटा देंगे तो केवल जो ये एरिया बचेगा, वो एरिया जो आपका होगा वो होगा फ्लोर एरिया। ध्यान समझिएगा, फ्लोर एरिया होगा। और फ्लोर एरिया में से सीढ़ी, बरामदा या ऐसी चीज़ों को हटा देंगे, सर्कुलेशन को, मतलब जो फ्लोर एरिया आपका है, फ्लोर एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं हम लोग कारपेट एरिया। उसको क्या कहते हैं? कारपेट एरिया। बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरी बात समझ में आ गई कि क्या क्या कहानी है इसकी। तो एरिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा इस टाइप से, ठीक है ना। फ्लोर एरिया हर फ्लोर का लिया जाता है, एक ही नहीं कि नीचे ही वाले फ्लोर का, वो हर फ्लोर का फ्लोर एरिया काउंट होता है। तो एरिया वाला कहानी खत्म होता है यहाँ से। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एडेज फॉर कंटेंजेंसीज टू अलाउ पेटी कंटेंजेंट लाइक चेंजेस इन डिज़ाइन एंड चेंजेज इन रेट्स। यानी एक चीज़ जान लीजिएगा यहाँ से, जब भी कोई खुदरा काम होता है, देखिए खुदरा काम का मतलब जैसे अचानक से आकस्मिकता के वजह से कुछ खर्चे, तो मैंने बताया था उसमें कि अलग अलग चीज, जैसे हम लोग मान के चलते हैं किसी बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। तो ये माना जाता है कि उसको बनाते समय कई अन्य वजहों से, झटके की वजह से, बिना हिसाब किताब के 3 से 5% तक चला जाता है। किसमें? कंटेंजेंसीज में चला जाता है वो। 3 से 5% किस में चला जाता है? कंटेंजेंसीज। तो ये इसका सही कंटेंजेंसीज मतलब होता है आपका आकस्मिक व्यय या फुटकर व्यय, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कह रहा कि रिवाइज एस्टिमेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड, कह रहा रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाता है तब व्हेन ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीडेड बाई। जान लीजिएगा, सपोज कोई एस्टिमेट आज आपने बनवाया अपनी बिल्डिंग का और उसका कंस्ट्रक्शन करने में आप थोड़ा लेट किए कि चलो स्टार्ट करेंगे, तब तक मार्केट में जैसे सभी पदार्थ, जितने पदार्थ उसमें प्रयोग होने वाले थे, लगभग सभी का रेट 5% से ज़्यादा बढ़ गया। लगभग सभी का रेट क्या हुआ? 5% से ज़्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस केस में आप क्या करेंगे? जब सबका रेट, तब आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। कौन सा एस्टिमेट बनाना पड़ेगा? आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, 5% तब जब सबका बढ़े, लेकिन किसी एक का ही रेट अगर 10% बढ़ जाए तो फिर आपको फिर भी रिवाइज करना पड़ेगा।
सबका बढ़ा 5%, चलो, लेकिन किसी एक का 5% बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका 5% बढ़ा दिक्कत, लेकिन किसी एक का 10% से ज़्यादा बढ़ गया तब दिक्कत है। तो फिर से रिवाइज एस्टिमेट आपको मतलब पुनः प्राकलन बनाना पड़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 5% है ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, 10% वाले को लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सब लोग देखिए अब क्या कह रहा है कि व्हेन क्रॉस ओवल्स of veranda wall joined the main wall the center line length get reduced by इसका मतलब, इसका आंसर देखिए टिक नहीं है, आप लोग इसको शायद पीडीएफ में भी टिक ना मिले, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऐसे एक कमरा है, ऐसे है, और इसमें एक क्रॉस वाल ऐसे गई है। क्रॉस वाल का मतलब हुआ ऐसे दोनों, ये वॉल जो है बीच में ऐसे क्रॉस की हुई, ठीक है। तो जब सेंटर लाइन लेते हैं, सपोज करिए, तो सेंटर लाइन इनका लेते हैं ऐसे सॉरी एक सेकंड, ऐसे सेंटर लाइन जो है वो ऐसे जाती है बीच से। लेकिन जब इसका, यार ये बड़ा गड़बड़ा, ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर लाइन जो है वो ऐसे बीच से ऐसे सेंटर लाइन जो है वो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली वॉल होती है, जो बीच वाली वॉल यहां से गई, सपोज ये बीच वाली वॉल है, तो इसका सेंटर लाइन यहीं तक होता है, यहीं से बस लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन अगर इसका पूरा यहाँ इसके सेंटर से ले लेंगे, ऐसे सेंटर से अगर इसका ले लेंगे पूरा, तो इस चीज का जान लीजिए कि ये दिक्कत देगा, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी इस जगह पर। अगर इस जगह के बारे में सोचें आप, तो अगर आप सपोज करिए इसका सेंटर लाइन ऐसे लिए हैं, ठीक है, इसका सेंटर लाइन आप ऐसे लिए हैं, तो इसका सेंटर लाइन लिए, तो ये आप कैलकुलेशन अगर यहाँ से देखें तो आप इतने का कर गए, सेंटर लाइन में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी फिर से चढ़ा दिए इधर, तो दोबारा काउंटिंग होगी इस जगह पर, इसलिए सेंटर लाइन आधा मोटाई इधर से भी घटता है, आधा मोटाई इधर से, यानी कहता है कि द सेंटर लाइन गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब सेंटर लाइन में कमी हो जाती, कितना, कला फुल ब्रीथ ऑफ ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन की पूरी चौड़ाई नहीं, 1.5 ब्रीथ, और कह रहा हाफ ब्रीथ ऑफ ईच सेक्शन, यानी कह रहा कि एक सेक्शन का हाफ ब्रीथ ऑफ ईच सेक्शन का मतलब प्रत्येक परिच्छेद की चौड़ाई की आधी। तो अब यहां पे ध्यान समझिएगा, ये हाफ दोनों साइड से क्या करेगा, ले जाएगा। कैसे? हाफ आपका इधर से भी ले जाएगा, एक सेकंड, हाफ आपका इस साइड से ले जाएगा और हाफ आपका इस साइड से ले जाएगा। एक अगर ईच नहीं रहता, ईच सेक्शन बोलता हाफ विड्थ दोनों तरफ से, या फिर फुल विड्थ एक ही बार ले जाएगा, तो ये ईच सेक्शन नहीं रहता तब तो फुल विड्थ लगा देते, लेकिन जो ईच सेक्शन मतलब प्रत्येक पर बोला है तो प्रत्येक पर हाफ जाएगा। अब ये कैसे है, इसके बारे में बड़े डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया है, और वो वीडियो तो शायद यूट्यूब पे फ्री भी है, पेड नहीं होगी, वो एक सिंगल वीडियो वो मिल जाएगी आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ब्रीथ ऑफ ईच सेक्शन। बात समझ में आ रही ना? ये फुल होता तब जब यहाँ ईच नहीं लिखा रहता, यहाँ ईच नहीं लिखा रहता तो फुल वाला आंसर होता है, कई बार फुल विड्थ निकाल देते दोनों तरफ का। करा इन द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली, बता चुके थे कि जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं जो बिल्डिंग बनने के बाद उसमें ऊपर से लगने वाले खर्चे होते हैं, उसमें एक चीज़ आता है क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है 8%, बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना होता है 8%, और प्लम्बिंग वगैरह का भी कितना होता है, प्लम्बिंग का भी होता है 8%, और आपका उसमें 4% और अन्य चीज़ें होती हैं, टोटल मिला के होता है 20% एक्स्ट्रा खर्चे। बात समझ में आ रही ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 8% इसका आंसर होगा कौन सा नंबर, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अ रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स सम परसेंट ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। अरे 5%, अभी तो बताएं 5% से ज़्यादा का अगर चेंजिंग आ गया है तो फिर हमको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। अगला कह रहा है, ये सब बता चुके हैं, दोबारा कह रहा है कि व्हेन द विड्थ इज 10 स्क्वायर मीटर, चौड़ाई किसी चीज़ की 10 स्क्वायर मीटर है और विड्थ किसका ऐसे होता है, इन प्लान एरिया एंड एक्सकेवेशन एक्सीड 1.5 मीटर विथ डेप्थ डू नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, ए टर्म्ड है, टर्म नहीं होगा, ये TERMED होगा, टर्म्ड, ठीक है ना।
कह रहा है कि देखिए डेप्थ एक्सीड नहीं कर रहा है कितने को, 30 सेंटीमीटर को। मतलब कोई गड्ढा ऐसे है उसका एरिया जो है वो 10 स्क्वायर मीटर है, या उसकी लंबाई जो है वो 10 स्क्वायर मीटर है चौड़ाई, और उसका जो एक्सकवेशन है वो 1.5 मीटर है, लेकिन गहराई 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इसको कहते हैं सरफेस एक्सकवेशन, सतही खुदाई। 30 सेंटीमीटर तक सतही होता है, उसके बाद डीप हो जाता है, डीप नहीं कहेंगे मतलब एक्सकवेशन हो जाता है। और अगर 15 सेंटीमीटर से भी कम अगर खोद रहे हैं ऊपर ऊपर केवल हल्का हल्का, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ड्रेसिंग। लेकिन ये तो 30 सेंटीमीटर तक दिया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सरफेस एक्सकवेशन। और जबकि 15 सेंटीमीटर तक जो होता है वो होता है ड्रेसिंग। बात समझ में आ रही है ना? आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, देखिए एक चीज़ और, अगर कुछ दिक्कत आए आप लोगों को तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपना समस्या बता सकते हैं। ये 24 आवर सपोर्ट आपको मिल जाता है इसमें। 91692062 और 61, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं कि हमसे PDF नहीं मिल रही है, या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोर्स खरीदने के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो इस पर व्हाट्सएप डालिए। कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है, जब कहा जाए तब फ़ोन करना है। दिक्कत ज़्यादा हो तब फ़ोन पर अब बात कर लेंगे, ठीक है ना। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, सबसे ज़्यादा जो रिलायबल एस्टिमेट है, ये सब तो रफ कास्ट है, प्रिलिमिनरी है, प्लिंथ एरिया है, क्यूब कंटेंट है, ये सब रफली काम करने के लिए हैं। सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद कौन सा है, डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एन एस्टिमेट इज, प्राकलन क्या होता है। बड़ा जल्दी ये क्वेश्चन आया भाई कि प्राकलन क्या होता है, कर डाले पूरा और अभी पूछ रहे हो। कह रहा है कि एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अरे एक्चुअल कास्ट तो बाद में आएगी, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसका अनुमान वाली कास्ट है ये। रैंडम गेस ऑफ कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो कोई भी कर लेता है, हम लोग तो गजब में गेस करते हैं कि इतना पैसा लगेगा, ये एस्टिमेट थोड़ी कहलाता है। कह रहा है कि कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल, थंब रूल की मदद से कास्ट निकालना, ये सब नहीं है भैया। चौथा कह रहा कि प्रोबेबल कास्ट ऑफ, कास्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो संभावित व्यय है वो उसको कहते हैं हम लोग क्या, एस्टिमेट। बात समझ में आ रही ना, ये एस्टिमेट होता है। आगे कह रहा कि द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फॉर अर्थ वर्क इन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल पर लेबर पर डे। एक आउटटर्न क्या होता है, इसके बारे में मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एक लेबर एक दिन में कोई काम कर सकता है। जैसे एक लेबर एक दिन में 3 क्यूबिक मीटर मिट्टी जो है वो खोद सकता है, तो ये इसका एक दिन का आउटटर्न है। पर मेसन पर डे इसको कहते हैं, या पर लेबर पर डे, पर लेबर, लेबर पर डे, ये होता है आउटर। तो इसी तरीके से कई लोगों का अलग अलग होता है। जैसे ब्रिक वर्क में होता है, फाउंडेशन में अगर ब्रिक वर्क करना है तो 1.5 क्यूबिक मीटर पर मेसन पर डे होता है। इसी तरीके से अगर सुपर स्ट्रक्चर में करना है तो 1.25 क्यूबिक मीटर पर मेसन पर डे होता है। मतलब ये चीज़ जान लीजिए यहाँ से हिसाब किताब, ये पूरा का पूरा जो आउटटर्न होता है वो लगभग का बनाया गया है। आउटटर्न लगभग PWD की किताब में आपको मिल जाएगा। तो कुछ सिंपल वाले पूछे जाते हैं जिनमें से है कि सामान्य मिट्टी को खोदने में एक लेबर एक दिन में कितना मिट्टी खोद सकता है, और वो होता है 3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब आगे का देखिएगा हिसाब। कह रहा है कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, देखिए मेजरमेंट जो है स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाता है, बाकी हर केस में स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। कोई एक केस नीचे ऐसा है जिसमें स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाएगा, तो वो है RCC छज्जा। RCC का जो छज्जा वगैरह बारजा निकला रहे वो होता है किसमें, क्यूबिक। RCC के ज़्यादातर काम किसमें होते हैं, क्यूबिक मीटर में। लेकिन डैम प्रूफ कोर्स यानी DPC जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि इसकी थिकनेस 25 से 40 mm फिक्स होती है, इसकी थिकनेस 25 से 40 mm फिक्स होती है, और इतनी मोटाई का जो DPC है वो डाला जाता है। फार्म वर्क मतलब फर्माबंदी भी स्क्वायर मीटर में ली जाती है। ये कंक्रीट की जैफरी क्या होती है, बच्चे पूछे थे इसलिए इस पर निशान लगा हुआ है, कंक्रीट की जैफरी। जब भी आप कहीं पर देखे होंगे कंक्रीट के पतली लेयर, पार्क वगैरह में बेंच वगैरह या टेबल लगी रहती है, देखे होंगे उसके ऊपर कंक्रीटिंग की गई रहती है और बहुत पतली पतली लेयर बिछाई गई रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग जैफरी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग जैफरीज। और जैफरीज भी किस में लिया जाता है, स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। बात समझ में, उसको किस में लिया जाता है, स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। बाकी RCC का छज्जा जो है वो क्यूबिक मीटर। तो ये पूछा है कौन सा स्क्वायर मीटर में नहीं होता है, यानी RCC छज्जा स्क्वायर मीटर में होता है तो क्यूबिक मीटर में होता है, तो स्क्वायर मीटर में नहीं होता है, ठीक है ना।
अगला कह रहा है कि व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड, कह रहा है कि किसी चीज की अगर देखिए अगर मोटाई फिक्स है या पहले से स्पेसिफाइड है तो वो स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा दोस्त। अगर आप कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं उसकी मोटाई फिक्स हो गई है तो इसका मतलब वो एरिया में मापा जाएगा और वो स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा। और लंबाई चौड़ाई दोनों फिक्स है तो मतलब जो चीज़ फिक्स है उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो इधर लकड़ी ही खरीदने जाते हैं तो लकड़ी का अगर फ्रेम ले रहे हैं आप, फ्रेम ले रहे हैं उसमें मोटाई वोटाई सब आपको बतानी पड़ती है, तब तो वो क्यूबिक मीटर में खरीदा जाएगा। लेकिन आप लकड़ी का तख्ता ले रहे हैं, प्लैंक ले रहे हैं यानी पल्ला वगैरह खरीद रहे हैं, तब वो स्क्वायर मीटर में लिया जाता है, नापा जाता है, क्योंकि इसकी मोटाई 2 इंच 3 इंच 1 इंच फिक्स रहता है। ठीक है ना। जब भी कोई एक चीज़ स्पेसिफाइड हो तो बाकी के बेसिस पर काम होता है। ठीक है ना। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स टू डू ए वर्क फॉर अचीव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। उस देखिए किसी भी चीज किसी भी एक पूरे सबऑर्डिनेट को मतलब पूरे सिस्टम को इस तरह से इंस्पायर करना कि वो एक ही काम में लग के काम को क्या करें, आगे बढ़ाएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, किसी एक काम के दिशा में सबको लगा देना, सबको एक ही काम में जो है वो लगा देना, उसके लिए इंस्पायर कर देना, इसी को क्या कहते हैं, मोटिवेशन। ये असल में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी पार्ट है और आपका ये पार्ट जो है वो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का भी है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन की परिभाषा आज समझ में आ गई आप लोगों को, मुझे लगता है कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या हिसाब है। अगला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बाई लॉज व्हाट इज द मिनिमम प्लिंथ हाइट ऑफ ए ऑर्डिनरी बिल्डिंग। कह रहा है किसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग की मिनिमम प्लिंथ हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। अक्सर लोग रखते जो हैं वो 45 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक रखते हैं, लेकिन कम से कम 30 से सेंटीमीटर से कम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही ना, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लिंथ क्या है सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, ये देखिए सब क्वेश्चन कराए हुए हैं हम लोग। कह रहा है एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, जो लोग एस्टिमेट मेरे से बैच लेके पढ़े हैं वो लोग जरूर इसको याद कर रहे होंगे कि स्लोपिंग सरफेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी, साइड स्लोप एस इज टू 1 एंड लेंथ एल। कोई सड़क वगैरह ऐसे रहती है दोस्त, एक चीज ध्यान देना जरा, कोई सड़क वगैरह जब बनती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, मैं बना रहा हूँ, तो अगर इस सड़क का क्रॉस सेक्शन देखें तो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। और सड़क पीछे सपोज ऐसे गई, सपोज सड़क ऐसे पीछे गई यहाँ से, और यहाँ पे इसका अगला किनारा है, ऐसे ये साइड में स्लोप इसका ऐसे है। यानी ये पूछ रहा है कि जो एरिया आप साइड, ये साइड का जो एरिया होता है ये कितना, नहीं निकलवाए हैं। अरे भैया ये एक आयत बनाएगा या समलंब बनाएगा तो उसका अगर ये चीज पता हो, ये माने ये जो आपका, एक सेकेंड, आपको अगर ये चीज पता हो, ये तिरछा वाला, और ये सड़क की लंबाई एल पता हो, तो एल तो पता है, तिरछा वाला नहीं पता है, तो ये तो पता है कि ये मीन में दिया है कि देखिए गहराई बदल सकती है लेकिन वो मीन दिया है डी है, ठीक है ना। अगर डी आपको दिया है यहाँ पे तो आप ये जानते हैं कि अगर ये गहराई यहाँ से यहाँ तक डी है, ये जो होता है, ये जो एक्स्ट्रा निकला रहता है, इसको बताया था ये एस इंटू डी होता है। कैसे होता है ये सब जानने के लिए थोड़ा सा, अच्छा रोड का हम शायद फ्री किए हुए हैं, तो रोड वाला एक लेक्चर नंबर 13 आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, उसमें बेसिक है ये सब पूरा, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। तो ये एस डी होगा, तो बताइए हाई तिरछा वाला कितना होगा। अगर ये डी है और ये एस डी है तो ये तिरछा वाला कितना होगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एस डी का एक साथ पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये तिरछा वाले को केवल निकालना है, तिरछी लंबाई को, तो ये आया डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी को कॉमन निकालेंगे बाहर इसमें से, तो डी केवल बाहर आएगा, अंडर रूट बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1, नहीं बच रहा है, तो ये तिरछी लंबाई है। आईसी में गुणा कर देंगे किससे, आप एल से, तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए दिया है 1 प्लस एस स्क्वायर एल डी, देखिए डी एल और अंडर रूट जो है वो एस स्क्वायर प्लस 1, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ध्यान से समझ लीजिए, रोक करके देख लीजिए इसको, आप चाहे तो इसको खुद से भी समझ सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। आंसर नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़, सी सही नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सी तब सही होता, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक और दिमाग में लगा लीजिए, सी बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, द एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ ए स्लोपी सरफेस,
ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी साइड स्लोप एल। सी सही है जब वो एक साइड का पूछे, बंधु अगर दोनों साइड का पूछे ना तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1+s², अगर रोड ऐसे है, मान लीजिए ऐसे इस टाइप से रोड थी तो उसके दोनों साइड में ऐसे स्लोपी सरफेस होगा, ऐसे, एक सेकंड, अगर सड़क ऐसे थी आपकी, ऐसे सड़क ऐसे थी तो उसके दोनों साइड में ऐसे क्या होगा, दोनों साइड में ऐसे ये एरिया सरफेस होगा और इसके दूसरे साइड में इस साइड भी तो वैसा होगा। तो उस केस में दोनों, अगर कुछ नहीं बोला है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट आप जो है अगर दोनों साइड का दे, बोथ साइड बोले तो दो से गुणा किया हुआ लगाइएगा, अगर सिंगल साइड बोले तो ऐसे एक तरफ का लगाइएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा कि द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थ वर्क इन द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन आर। नॉर्मल लीड लिफ्ट कितना होता है, लीड होती है 30 मीटर और लिफ्ट होती है 1.5 मीटर। ये आप नहीं जानते हैं, कई बार रोड में हम इसको बता चुके हैं। देखिए कहीं पर भी अगर मिट्टी को या ऐसे ऐसे खींचना है किसी चीज़ को या किसी भी सामान को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, अनलोड करना है, तो जहाँ से उठाया गया और जहाँ रखा गया इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज दूरी। यहाँ से उठा के, क्षैतिज दूरी मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लाया गया तो इसको कहते हैं लीड। ये अगर किसी गहराई से उठा करके गहराई से ऊपर रखा गया तो इसको कहते हैं 1.5 मीटर को लिफ्ट कहते हैं। एक चीज़ जान लेना दोस्त कि अगर कोई भी सामान किसी मजदूर को उठाना रखना है तो 30 मीटर तक की दूरी अगर वो तय करता है पैदल और 1.5 मीटर ऊपर की तरफ उठाता है तो उतना तो मुक्त है, वो उसमें सम्मिलित होगा उतना। लेकिन अगर ज़्यादा दूरी तक ढोना, जैसे आपसे पूछा गया कि एक ट्रक माल ढोना है कितना पैसा लेंगे, आपने कह दिया कि जो है 20,000 में पूरा खाली कर देंगे। अब पता चला उसको उठा के 1 किलोमीटर दूर रखना है, तब तो हो गया 20,000 में। तो भैया आप 20,000 तब है जब आप 30 मीटर के अंदर अंदर और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कहेंगे, तब होगा एक ट्रक में, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ जान लीजिएगा आगे। अब अगला देखिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में आया होगा 30 मीटर। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ 30 मीटर और 1.5 मीटर ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन ये CPWD इसको कहता है। ये डेटा किसने दिया है, PWD ने, जबकि CPWD ये PWD का रिकमेंडेशन है 30 मीटर और 1.5 मीटर, जबकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD जो बोलता है वो बोलता है क्या आपका, वो 50 मीटर और 1.5 मीटर बोलता है, 50 मीटर। तो ये PWD और CPWD का अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि इन द डिटेल्ड एस्टिमेट द वॉल्यूम वर्कड आउट द नियरेस्ट। कह रहा है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो मापा जाता है डिटेल एस्टिमेट में वो नियरेस्ट कहाँ तक मापा जाता है, बिल्कुल ये सी नंबर तक 0.01, लंबाई भी 0.01 मीटर तक, एरिया भी 0.01 स्क्वायर मीटर तक और आयतन जो है 0.01 क्यूबिक मीटर तक। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें जैसे वुड वर्क यानी लकड़ी का जो आयतन मापा जाता है वो मापा जाता है 0.002 क्यूबिक मीटर तक, मतलब काफ़ी नज़दीक तक मापा जाता है। बात समझ में आ रही ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्या कह रहा है, कर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क इन RCC। क्यूबिक मीटर में मापा जाता है यार, RCC किस में मापा जाता है, क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, ठीक है। अब अगला देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा कि एक कमरा 4x3 मीटर का, उसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर की दीवार है। ये 4x3 मीटर का कमरा है दोस्त। चलिए पहले कमरा बनाते हैं, 4x3 मीटर का ये कमरा, ये हुआ, और ये 4x3 मीटर का इसके अंदर ऐसे कमरा, अंदर नहीं है मतलब ये बाहर दीवार है, ये हुआ कमरा आपका। और कमरे का जो साइज है वो कितना है, यहीं पर लिख दिया 4x3, यानी आप यहाँ से ध्यान देंगे तो ये साइज होगी 4 हॉरिजेंटल वाली और ये वाली होगी 3। तो बोल रहा है उसके 20 सेंटीमीटर की दीवार है। दीवारों की गणना करते समय मध्य रेखा विधि में दीवारों की लंबाई, माने ऐसे जब जाएंगे इसमें एक ऐसे दीवार जाएगी पूरा सेंटर से ऐसे करके पूरी दीवार जाएगी चारों तरफ से बीच में से, तो उस दीवार की पूरी लंबाई कितनी होगी। एक बात, 4 ये ऐसे 4 है, ये 4 है, ठीक है, 4 है, और ये 20 सेंटीमीटर की वाल है तो ये इसके आधे के बाद ये नीचे मुड़ जाएगी, आधे से ऐसे नीचे चली जाएगी ना। तो अगर ये 4 पूरा है तो 4 का आधा इधर जाएगा, 20 का आधा, 20 का आधा इधर जाएगा, मतलब
अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जो सेंटर लाइन होगी वो 4 प्लस 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर यानी 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4.2 गुणा ऐसा 2 दीवारें हैं यानी नीचे वाली को भी ऐसे ले लेंगे। अब प्लस में हो जाएगा नीचे वाला जो है वो 3.2 उसी तरह गुणा 2 होगा। इसका आंसर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग ये सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो रिवाइज करिए। 4 गुणा 2 यानी ये कितना हो जाएगा 4.2 यानी ये हो जाएगा 8.4 अब प्लस ये 6.4 यानी 814.8 हो जाएगा ये आंसर, यानी सी नंबर लगा हुआ है यहाँ पे 14.8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो जरा शेयर वर्क कर दीजिए, थोड़ा हमको भी मज़ा आए खाली। तो अब यहाँ पर अगर आपको पूरा ये समझ में आ गया है कि ये कैसा कैसा इसका क्वेश्चन था, तो लगभग टॉपिक मैंने इसमें क्लियर किए। अब अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को और शेयर करिए, तब फटाक से हम अगला वीडियो, किसी भी क्वेरी वगैरह के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, और नहीं तो फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इसको शेयर करेंगे तो अगला पढ़ाने में हमको आएगा मज़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।